हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेशर वेजल्स वाला जो टॉपिक है वो शुरू कर दिया था और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हम देख चुके हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडल जॉइंट होता है वो कौन सा होना चाहिए और जो सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट होता है वो कौन सा होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट होता है वो क्या डिसाइड करता है? वो लेंथ डिसाइड करता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होता है वो क्या डिसाइड करता है? वो डायमीटर डिसाइड करता है, राइट। और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कौन सा होना चाहिए? बट जॉइंट। और सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट कौन सा होना चाहिए? लैप जॉइंट। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट बट जॉइंट इसलिए रखा जाता है क्योंकि भस्टिंग जो होती है सिलेंडर की वो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट के पैरेलल होगी, यानी कि भस्टिंग जो होगी वो ऐसे ओपन अप होगी तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट खुलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे सर्कमफ्रेंशियल जॉइंट के कंपैरिजन में। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी, ठीक है। आज हम थिन सिलेंडर्स जो होते हैं उन पे जो स्ट्रेस होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस का डेरिवेशन देखेंगे और साथ साथ हम इस क्लास में ये भी देखेंगे कि जो थिकनेस होती है प्रेशर वेजल्स की वो कैसे डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर hoop and longitudinal stress of थिन सिलेंडर। अभी हम थिन सिलेंडर की बात करेंगे, फिर हम थिन स्फेरिकल वेसल भी दिखेंगे। थिन सिलेंडर, ठीक है, ये हमारी हेडिंग हो गई, ठीक है। तो हमें लॉन्गिट्यूडनल और हूप स्ट्रेस का डेरिवेशन करना है, ठीक है। उससे पहले हम एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं अपने थिन सिलेंडर का ताकि समझाने में आसानी हो, ठीक है। पहले मैंने बड़ा सा बनाया था, अब मैं छोटा सा बनाऊंगा, ठीक है। ये मेरा एक थिन सिलेंडर है। थिन सिलेंडर में हेमिस्फेरिकल एंड रखा जाता है, डिश एंड पता है हमें क्यों रखा जाता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से, ठीक है। ठीक हो गई बात। ये क्या होगी मेरी लेंथ L, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा डाया को हम दिखाएंगे कैपिटल D से। अब बच्चों ध्यान रखना, हमारी दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन क्या है हमारी? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चों अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक डायरेक्शन होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल, एक इसके परपेंडिकुलर होगी लेकिन सर्कमफ्रेंशियल जो रोटेट हो सकती है। मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी अगर आप इसे थिन सिलेंडर मानो, और ये सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यानी कि जो इसकी रोटेटिंग डायरेक्शन में होगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी? ये हमारी होगी सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन। क्लियर होगी? सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में क्या क्रिएट होगी? सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं हूप स्ट्रेस। ये ध्यान रखना, ये क्या कहलाता है? ये हूप स्ट्रेस को क्रिएट करता है। और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस क्रिएट होगी वो क्या होगी? वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एक डायरेक्शन और बचती है बच्चों इसमें, वो होती है रेडियल डायरेक्शन। अब वो रेडियल डायरेक्शन कौन सी होती है? इसके क्रॉस सेक्शन पे ध्यान दें तो सेंटर से जब हम फ्लूइड का प्रेशर पेरीफेरी पे देखेंगे तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन बनाऊं, ये मेरा मान लो क्रॉस सेक्शन है, तो यहां से जो फ्लूइड का प्रेशर होगा जो चारों तरफ चलेगा ये इस टाइप से, ये होती है रेडियल डायरेक्शन। ये क्या डायरेक्शन है? ये है मेरी रेडियल डायरेक्शन। और रेडियल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस क्रिएट होगी उसे कहते हैं रेडियल स्ट्रेस। तो बच्चों बात समझने की यह है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हूप स्ट्रेस की ही क्यों बात करी हमने, रेडियल की क्यों बात नहीं करी? रीज़न है, मैं बताऊंगा, बहुत बड़ा रीज़न है। देखो बच्चों क्या होता है कि जो थिन सिलेंडर्स होते हैं या थिन प्रेशर वेजल्स होते हैं
उसमें 3 तरह की स्ट्रेस क्रिएट होती है। 1 रेडियल, 2 लॉन्गिट्यूडनल, 3 हुप यानी कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। क्लियर है? अब ये जो रेडियल स्ट्रेस होती है ना थिन सिलेंडर्स में, ये जो रेडियल स्ट्रेस होती है इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, बहुत कम मैग्नीट्यूड। ये माना जाता है कि जितना ये प्रेशर होता है उतनी ही ये स्ट्रेस होती है। तो बेसिकली जो रेडियल स्ट्रेस होती है ना ये -P के बराबर रहती है। ठीक है? अब ये माइनस क्यों है कि हम सोचते हैं कि ये कंप्रेसिव है, ये अगर वॉल पे देखा जाए तो कंप्रेसिव नेचर की, लेकिन हम क्या कहते हैं, हम डायरेक्शन वाइज मेजर करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप माइनस साइन लगाना चाहते हो तो लगा दो, कोई बात नहीं। हम ये मानते हैं कि जो रेडियल स्ट्रेस होती है बच्चों, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रेशर के बराबर ही होता है। उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रेशर के बराबर ही होता है। तो ऐसा देखा गया है, अभी हम प्रूफ भी करेंगे कि जो हुप स्ट्रेस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है और उसके बाद रेडियल स्ट्रेस होती है। ये सीक्वेंस होता है थिन सिलेंडर में। इसको हम प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है? इसको हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, जो ये स्ट्रेस है इसका डिज़ाइन करते वक्त या इसकी एनालिसिस करते वक्त हम एक बात को ध्यान रखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो हर पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है? तो जो भी हम बात करेंगे जिस भी डेरिवेशन की, उसमें सबसे पहला अजम्पशन आएगा। assumptions are very important from the derivation point of view. फर्स्ट assumption क्या है? फर्स्ट assumption है stress will be uniformly distributed throughout the pressure vessels। पहला assumption हमारा ये है कि जो स्ट्रेस होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। कुछ हो या ना हो ये कंडीशन ज़रूर है। अगर किसी ने कहा कि थिन सिलेंडर्स जो है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, जो हम हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के डेरिवेशन करते हैं, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है, ना कि D/T रेशो। सॉरी, स्ट्रेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। दिस इज आवर नेसेसरी कंडीशन। मैं मानता हूं, कहते हैं कि थिन सिलेंडर तब कहलाता है जब D/T का रेशियो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 हो। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है बच्चों, क्योंकि ये जो रेशियो है ना ये तभी वैलिड करेगा जब ये कंडीशन वैलिड करेगी। इतना ध्यान रखना। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में, ठीक है, आपके जूनियर इंजीनियर लेवल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच कंडीशन इज नेसेसरी फॉर दी थिन सिलेंडर्स या थिन स्फेरिकल या थिन प्रेशर वेसल्स। तो ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है? दूसरा अजम्पशंस क्या होगा इसमें कि जो मटेरियल का यंग मॉडुलस है, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं उसका यंग मॉडुलस जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है? तो यंग मॉडुलस शुड बी सेम। यंग मॉडुलस should be same। यंग मॉडुलस should be same। ठीक है? यंग मॉडुलस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो रेडियल स्पेस होता है उस पर कंप्रेसिव नेचर की क्रिएट हो जाती है स्ट्रेस, और ये हुप स्ट्रेस जो होती है वो टेंसाइल नेचर की होती है। तो एक कॉम्बिनेशन होता है। तो इन दोनों केसेस में यंग मॉडुलस आपका सेम होना चाहिए। अब थोड़ा समझते हैं बच्चों। देखो क्या होता है कि सिलेंडर में ना एक हाईली प्रेशराइज्ड फ्लूइड जो होता है वो फिल किया हुआ होता है। तो ये मान लो आपने फ्लूइड जो है अंदर हाई प्रेशर फ्लूइड स्टोर है। ठीक है? इस तरह से इसका प्रेशर एक्ट करेगा।
ये, ठीक है। अब क्या होगा देखो बच्चों, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इसकी टेंडेंसी होगी यहाँ जो स्ट्रेस लगी हुई है इसकी टेंडेंसी है इसकी लेंथ को बढ़ाना, और यहाँ जो स्ट्रेस लगी है इसकी टेंडेंसी है डायामीटर को बढ़ाना। तो ऐसे में लेंथ भी हमारी इंक्रीज करती है और डायामीटर भी हमारा इंक्रीज करता है। समझ में आ रही है बात? तो जब कभी भी फ्लूइड के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो चारों तरफ से एक्ट करेगा, तो वो लेंथ तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, साथ ही साथ डायामीटर भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंथ को बढ़ने का इफेक्ट देखेंगे कि लेंथ के बढ़ने से क्या होता है, फिर उसके बाद हम डायामीटर का इफेक्ट देखेंगे कि डायामीटर के बढ़ने से क्या होता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम मूव करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लेंथ का इफेक्ट, ठीक है, कि लेंथ क्यों बढ़ रही है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, एक नोट करके बहुत और था, सॉरी, एजम्पशन में, एजम्पशन तो नहीं, इसमें नोट कहूँगा मैं, एजम्पशन नहीं हो। तो यहाँ नोट एक बात ध्यान रख लेना, क्या कि जो रेडियल स्ट्रेस है फॉर थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ये नेग्लेक्ट होती है, ठीक है। रेडियल स्ट्रेस is to be neglected in case of thin pressure vessel। ध्यान रखना, थिन प्रेशर वेसल के केस में जो रेडियल स्ट्रेस है वो नेग्लेक्ट होती है। तो ये नोट पॉइंट आप ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, लेंथ क्या है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में बैठी है, ठीक है। तो हम जरा इफेक्ट देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमने देखना इफेक्ट ऑफ फ्लूइड प्रेशर इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्लूइड pressure in the longitudinal direction। longitudinal direction में देखो क्या होगा, होगा क्या, देखो बच्चों, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे फ्लूइड का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा उससे क्या होगा, उससे जो फ्लूइड का फोर्स है वो भी बढ़ेगा। प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया, जब प्रेशर बढ़ेगा तो फ्लूइड का फोर्स भी बढ़ेगा। फ्लूइड के फोर्स से बढ़ने से ये स्ट्रेच करेगा, जब स्ट्रेच करेगा तो लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, लेंथ बढ़ने से पैदा हो गई स्ट्रेन, किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, ये बढ़ना शुरू हुई। समझ में आ रही है बात? और जैसे जैसे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन बढ़नी शुरू हुई वैसे वैसे आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेस भी बढ़नी शुरू हुई, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। समझ में आ रही है बात? फ्लूइड का जो प्रेशर है जैसे जैसे वो बढ़ेगा वैसे वैसे उस प्रेशर से क्रिएट होगा जो फोर्स वो भी बढ़ेगा। उसके बढ़ने की वजह से सिलेंडर स्ट्रेच होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, जिससे लेंथ आपकी बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेन था वो बढ़ना शुरू होगा, और उसके बढ़ने की वजह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि यहाँ यंग मॉडुलस कांस्टेंट है और स्ट्रेन और स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू दी इलास्टिकल लिमिट। ये कहानी हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन के इफेक्ट की, ठीक है। अब देखते हैं ये होता कैसे है। मान लो मैं एक सेक्शन ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ से इसे कट कर देता हूँ। तो जब मैं कट करूँगा तो मुझे कैसा फिगर मिलेगा, मुझे मिलेगा फिगर ऐसा। सिलेंडर को हमने कट किया तो मुझे मिलेगा फिगर कुछ ऐसा, ठीक, क्लियर है? ये मुझे कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से समझेंगे, यहां पर दो चीजें हैं।
क्या, एक है आउटर रेडियस, एक है इनर रेडियस। इनर रेडियस ये वाली होगी और आउटर रेडियस बाहर वाली होगी। तो जो इनर रेडियस और आउटर रेडियस है ये भी हम मान के चलेंगे कि जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनर रेडियस पे भी और आउटर रेडियस पे भी जो स्ट्रेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब ये हैचिंग से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये सॉलिड पार्ट होगा, अंदर फ्लूइड प्रेशर है। तो समझना है जब हमारा फ्लूइड प्रेशर बढ़ा, जो यहाँ भी एक्ट कर रहा था इस डायरेक्शन में, ठीक है, बेसिकली जब हमारा फ्लूइड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर है वो एक्ट कर रहा है, या फ्लूइड के प्रेशर की वजह से फोर्स है वो हमारा एक्ट करेगा। अब इसको कौन रोकने की कोशिश करेगा, ये वाला मेटल जो मटेरियल है, मेटल नहीं, जो ये वाला मटेरियल है रेजिस्ट करेगा। तो जब ये रेजिस्ट करेगा तो यहाँ पर एक फोर्स, रेजिस्टेंस जो फोर्स है वो क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस फोर्स क्या होगा, क्रिएट होगा, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर है? ये पॉइंट हमें समझ में आ गया। हर पॉइंट पे होगा ऐसा, यहाँ भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा, यहाँ भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, और यहाँ भी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। और इस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू हम एक मानेंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम बात करते हैं एवरेज की। ये समझा दिया है मैंने आपको। क्लियर है? ये बात हो गई। अच्छा, अब देखेंगे हो क्या रहा है बेसिकली। अब मान लो ये फिगर था मेरा इस टाइप का, ठीक है, ये हैचिंग से हमने दिखाया। तो ये जो है आपका, ये वैल्यू कितनी होगी, देखो हम कंसीडर करेंगे ये जो है ना, ये अंदर वाला, ये जो है इसको हमने कंसीडर किया कैपिटल डी। डाया हम वो लेके चलेंगे जो फ्लूइड के ऊपर है। फ्लूइड के ऊपर इफेक्ट कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये। तो डाया इसका लेंगे हम, जो कैपिटल डी ले रहे हैं। ये मैंने बाहर दिखाया ना, एक्चुअली ये बाहर नहीं होता क्योंकि थिकनेस ज़्यादा नहीं होती, तो हम इसको एक बारी में कंसीडर कर लेते हैं कि डाया जो होगा वो अंदर वाला, और ये थिकनेस है। एक्चुअल पिक्चर ये होगी, ठीक है, एक्चुअल पिक्चर ये होगी। इसको आप सही भी कर सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ कहीं थिकनेस होगी तो ये मेरा डाया हो जाएगा, और ये मेरी टी हो जाएगी, नीचे भी मेरी क्या होगी, टी। ठीक है, आई होप आप समझ गए अब। तो अब इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे लग रहा है फोर्स किसका, फ्लूइड का, और रेजिस्टेंस फोर्स यहाँ है। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हमने फिर से वही कंडीशन डालनी है, क्या कि अगर प्रेशर बढ़ेगा उससे क्या होगा, फ्लूइड से आने वाले फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। वो क्या करेगा, वो लेंथ को बढ़ाएगा। लेंथ के बढ़ने से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ेगी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बढ़ने से क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बढ़ेगी। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बढ़ेगी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर, स्ट्रेंथ किसकी, टेंशन, क्योंकि ये टेंसाइल लोड होगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो किस नेचर की होगी, नॉर्मल, टेंसाइल की वजह से। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा है कि जब ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी स्ट्रेंथ के, किसके, मटेरियल की यील्ड टेंसाइल के। राइट, क्लियर है? और अगर ये स्ट्रेस की वैल्यू इससे बहुत ज़्यादा हुई तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। यहाँ तक तो मटेरियल सेफ रहेगा, लेकिन अगर इस केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज़्यादा हो गई स्ट्रेंथ से तो ये फेल माना जाएगा, तो ये फेल कर जाएगा। ये पूरा फिनोमिना है लेंथ के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ फोकस करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जब आपकी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस उसकी स्ट्रेंथ के बराबर हो रही है तो वो कंडीशन क्या होंगे, वो होगी कंडीशन बस्टिंग कंडीशन। तो उसको हम कहते हैं बस्टिंग विल अकर इन दी longitudinal direction
व्हेन सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल ग्रेटर देन क्या होगा, स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल, स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल। तो हमें एक बात और पता लगी, यहाँ पर नोट भी करना, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर होगा नॉर्मल। ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल में क्या है, टेंसाइल, नॉर्मल में क्या, टेंसाइल। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस आती है थिन सिलेंडर्स में, उसका नेचर कैसा रहता है, वो रहता है टेंसाइल इन नेचर। नेचर कैसा रहता है, वो रहता है टेंसाइल इन नेचर। तो अगर हमें बस्टिंग से बचाना है, अगर हमें बस्टिंग से बचाना है किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, तो ये कंडीशन तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें इसकी वैल्यू या तो इससे कम चाहिए या इसके बराबर चाहिए। तो स्टूडेंट बात ये करते हैं कि बस्टिंग कब नहीं होगी, बस्टिंग तब नहीं होगी जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेंथ से कम हो या उसके बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे फॉर सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन क्या, कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ रही है उसकी वैल्यू यील्ड टेंसाइल से कम हो या बराबर हो। ये तो हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, डिज़ाइन की है कंडीशन। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को कैसे निकालें। देखो हम क्या करेंगे कि जो फ्लूइड से आने वाला फोर्स है, ठीक है, इक्विलिब्रियम के केस में फ्लूइड से आने वाला जो फोर्स है उसको हम फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे। ठीक है, हम उसको फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के बराबर रख देंगे। ये डिज़ाइन कंडीशन होगी। इसमें कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी बताऊंगा। तो ये हमारे लिए सेफ कंडीशन होगी। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालने का क्या तरीका है, लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस है उसको निकालने के लिए हम इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की। ठीक, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा कि जो फ्लूइड से आने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, होगा फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस के। ठीक है, फ्लूइड से आने वाला जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, जो फ्लूइड का प्रेशर है इनटू एरिया, राइट। ठीक है, ऐसे फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस क्या होता है, देखो स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो ये होगा स्ट्रेस किस डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, इनटू एरिया। इसको हम ए डैश मान लेते हैं। ए डैश कितना होगा, देखो ए डैश होगा, हमें एरिया कौन सा चाहिए ए डैश के लिए, ये मेटल वाला जो मटेरियल वाला एरिया है, ये एरिया कितना होगा, पाई डी टी। एरिया कितना होगा, पाई डी टी, बहुत सिंपल है। और जो फ्लूइड पे प्रेशर में फ्लूइड पे जो फ्लूइड वाला जो एरिया होगा, जो जिस पे प्रेशर लग रहा है, वो ये वाला एरिया होगा, ये बीच वाला। और ये एरिया कितना होगा, अगर हमारा डायमीटर डी है तो ये होगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्लियर है। तो बस अब इस कंडीशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसी इक्वेशन को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर इनटू एरिया कितना है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और ए डैश कितना था, पाई डी टी, where T is the thickness of the cylindrical vessel, D is the diameter of, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। हम D इसको डायमीटर मान लेंगे तो हम यही मान के चल रहे हैं कि ये T अगर हमारा बड़ा कम है तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आउटर इनर बराबर हो जाएगा। ये एक एग्जम्पशन होता है, या इसको हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं कि थिकनेस बड़ी कम है, लेकिन थिकनेस को हमें कंसिडर करना होता है प्रैक्टिकली, इसलिए हम इनर डाया लेते हैं जनरली। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये टी से हमारा डी कैंसिल हो जाएगा, पाई से
पाई कैंसिल हो गया। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आई वो कितनी आई, वो आई आगे हमारी पी डी अपॉन 4t। ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आई। क्लियर है? ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पी डी अपॉन 4t, वेयर t इज दी थिकनेस, राइट, और d जो है वो डाया ऑफ सिलेंडर। डाया ऑफ सिलेंडर मान के चलेंगे हम इनर डाया की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने ये जो जॉइंट लगाया था ना, कौन सा जॉइंट, लैप जॉइंट, क्योंकि फेल जो करेगा वो लैप जॉइंट फेल करेगा इस केस में, क्योंकि ये ऐसे स्ट्रिप करेगा और लैप जॉइंट बीच में लगा हुआ है, तो लैप जॉइंट पे खिंचाव पैदा होगा इसमें, ठीक है। तो हम यहाँ कहें कि अभी हमने उस जॉइंट की एफिशिएंसी की बात नहीं की है कि उस जॉइंट की एफिशिएंसी क्या है, तो हम कहेंगे लेट द एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट, क्या माना हमने, एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट, क्या माना हमने, लेट द एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट इज नीटा एलपी। और मुझे मालूम है, ध्यान से समझना बच्चों मेरी बात को, जितनी ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी होगी इस जॉइंट की, उतनी मेरी कम स्ट्रेस क्रिएट होगी। समझ में आ रही है बात? जितनी ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी होगी इस जॉइंट की, ये उतना मजबूत होगा, और जितना ये मजबूत होगा उतनी कम स्ट्रेस इस पर क्रिएट होगी। कहने का मतलब ये जो एफिशिएंसी है और जो ये स्ट्रेस है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी कि अगर मैं इस एफिशिएंसी को कंसीडर करूं, तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो आएगी मेरी पी टी डिवाइड बाय 4t इंटू एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट, इंटू एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट। अगर मेरी एफिशिएंसी लैप जॉइंट की 100% है, इसको हम 1 भी कह सकते हैं, तो उस केस में लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेस होगी वो होगी पी डी बाय 4t, ठीक है। और जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ये मान के चलते हैं कि इस जॉइंट की एफिशिएंसी जो है वो 100% है, ठीक है। और प्रैक्टिकल ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, जॉइंट की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है। पर चूंकि ये वेल्डेड जॉइंट है और वेल्डेड जॉइंट की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट 100% के आसपास मानी जाती है, इसलिए हम ये रख देते हैं, ठीक है। अगर लेकिन एग्जामिनर बोलता है कि भाई एफिशिएंसी ऑफ लैप जॉइंट हमारी इतनी है, तब कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तब ये फॉर्मूला होगा, तब हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एफिशिएंसी जो होती है वो कभी 100% तो नहीं होती, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि वेल्डेड जॉइंट है, इसकी एफिशिएंसी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी 100% होती है, तो इसीलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। बट एग्जामिनर अगर क्वेश्चन में एफिशिएंसी देता है लैप जॉइंट की, तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ना कि ये। समझ में आ गई बात? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, इस एक्सप्रेशन में आपने कहीं लेंथ देखा, कहीं नहीं देखा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट है लेंथ के, ठीक है। तो लिखेंगे द longitudinal stress is always independent of length of the प्रेशर वेजल्स। अब ये प्रेशर वेजल चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, डजंट मैटर। क्लियर है? पहला नोट पॉइंट तो ये होगा, द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ द प्रेशर वेजल्स, ठीक, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती।
फर्स्ट। सेकंड, एफिशिएंसी लैप जॉइंट की जितनी मेरी कम होगी उतनी मेरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस ज़्यादा होगी, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है, क्लियर है बात को? अच्छा, अब देखो बच्चों यहाँ ध्यान समझना, जब फ्लूइड पे प्रेशर जो होता है ना, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, अगर मैं कहूँ फॉर गिवन प्रेशर, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगी डायामीटर और थिकनेस पे, यानी डाया और थिकनेस का रेशियो यहाँ भी इंपॉर्टेंट रोल निभा गया कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो डिपेंड करेगी, जैसे हम थर्ड पॉइंट की बात करें, फॉर गिवन प्रेशर, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो फंक्शन होगी किसका, d/t का रेशो। तो d/t का रेशो हमें कम से कम रखना है ताकि ये स्ट्रेस कम से कम आए। d/t का रेशो जो है वो हमें कम से कम रखना है ताकि ये स्ट्रेस कम से कम आए। ये जितना कम होगा उतना मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कम होगी, और ये मेरे लिए अच्छी बात होगी, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो d/t का जो रेशो है वो हमें कम से कम रखना है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। ठीक है, ये बात हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। अब हम जरा चलते हैं हूप स्ट्रेस पे। सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस होती है उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। सरकमफ्रेंशियल जो स्ट्रेस होगी उसको हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हूप स्ट्रेस पे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हूप स्ट्रेस, इसको सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, सिग्मा एच। देखो बच्चों ये कैसे देखना है, इसको देखने का एक तरीका है। ठीक है, हूप स्ट्रेस को अब क्या होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा लेंथ के साथ साथ डायामीटर भी बढ़ेगा। तो अब हम इफेक्ट देखेंगे डायामीटर का। डायामीटर का इफेक्ट देखने के लिए क्या करेंगे, हमें इसको यहाँ से कट करना पड़ेगा। जब हम इसको यहाँ से कट करेंगे तो कैसा फिगर दिखेगा, फिगर हमें दिखेगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके का फिगर दिखेगा, ये ऐसे। ठीक है, ये हैचिंग होगी, ऐसे इसके नीचे होगा यूं। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, और यहाँ से ये हमने कट करके इसको ऊपर नीचे से इस तरह से कट किया। ठीक है बच्चों, तो जो फ्लूइड का प्रेशर होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे लगेगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्यों दिखाता हूँ ये फिगर ताकि आपको अच्छे समझ में आए। लेकिन ये मेटल है, ये मेटल है तो ये से रोकेगा तो ऊपर ऐसे रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ये फिगर थोड़ा सा नीचे मुझे बनाना चाहिए था, बिल्कुल ये फिगर मुझे थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए। यहाँ पे ये इस टाइप से ये बन गया, और ये ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एरो जो है वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, ये एरो नीचे, यहाँ फ्लूइड का प्रेशर होगा, लेकिन ये मटेरियल आ गया तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस होगा। इस जगह पे फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस है, ये भी क्या होगा, फोर्स ऑफ, ये क्या है, ये फ्लूइड का फोर्स होगा। तो हम किसी भी सेक्शन पे कोई भी एक फिगर आप इसमें लो, उसको हम बैलेंस कर देंगे। तो मान लो मैं नीचे वाला फिगर उठा रहा हूँ, तो नीचे वाले फिगर को मैं कैसे बनाऊंगा उसको भी थोड़ा देखना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो बेकार है फिर सब कुछ करना, है ना।
इसको ही समझना इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे दिखाते हैं इसको। ये अगर समझ लिया तो हमारी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, ये अगर हमने समझ लिया तो हमारी कहानी बहुत ही आसान हो जाएगी और हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से हमने देख लिया नीचे वाले पोर्शन को। अब जो नीचे वाला पोर्शन काटा है वो किस तरह से काटा है, वो इस तरह से काटा है ये। ठीक है, ये हमने इस तरह से काट दिया है ये। तो ये मेरा मटेरियल है जो रोकने की कोशिश करेगा। ऐसे यहाँ पे भी ये रोकने की कोशिश करेगा, ध्यान से समझ लेना बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ फ्लूइड है, यहाँ हमारा फ्लूइड भरा हुआ है इस जगह पे। ये हमारा फ्लूइड है। तो क्या होगा, यहाँ देखो एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इस लेयर का होगा और एक फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस इस लेयर का होगा। बात समझ में आ गई। और इसको जो प्रेशराइज कर रहा होगा वो बीच में कर रहा होगा फोर्स ऑफ फ्लूइड, फोर्स ऑफ फ्लूइड। अब यहाँ पर देखो एरिया क्या होगा। अब ये क्या है, देखो ये है लेंथ मेरी L, तो ये भी मेरी लेंथ है L, ये थिकनेस है T, और ये जो है ये मेरा डायमीटर है। ठीक है, ये मेरा डायमीटर है। अब ध्यान से समझना बच्चों, जहाँ पे इस फिगर को मैं मिटाऊंगा, मैंने एक फिगर बनाई है उस कट फिगर में से। अब देखो यहाँ समझना कि मान लो जो फ्लूइड का जो एरिया हो कितना हो, फ्लूइड किस किस पे एक्ट कर रहा है, फ्लूइड इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो इस प्लेन पे एक्ट कर रहा है और जो मटेरियल है वो इस प्लेन पे है। तो यहाँ से ले सकता हूँ मैं फ्लूइड प्लेन एरिया, ऐसे लिख सकते हैं फ्लूइड प्लेन एरिया। फ्लूइड प्लेन एरिया क्या होगा, अगर मैं इसको एरिया ऑफ एफ दिखाऊं, ये क्या होगा, देखो ये डायमीटर d इंटू एल। ठीक है, d इंटू एल ये होगा हमारा फ्लूइड प्लेन एरिया। ठीक, और रेजिस्टेंस एरिया कितना होगा, यहां हम लिखेंगे रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया होगा जिसे हम ए आर से दिखा दें, ये कितना होगा, ये कहाँ है, L इंटू टी, L इंटू टी। क्लियर है, ये होगा L इंटू टी। ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया होगा। तो अब क्या करें फिर, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये जो फोर्स है जो फ्लूइड से लग रहा है, फ्लूइड के प्रेशर से जो फोर्स क्रिएट हुआ उसको कौन बैलेंस करेगा, एफ आर। लेकिन एफ आर यहाँ पर दो है, एक तो ये वाला एफ आर होगा मटेरियल का और एक एफ आर होगा, तो 2 इंटू एफ आर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, 2 इंटू एफ आर हो जाएगा। ठीक है, तो यह लिखेंगे इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो फ्लूइड से आने वाला फोर्स है वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू एफ आर, 2 टाइम्स इंटू एफ आर। अब फ्लूइड से आने वाला जो फोर्स है वो किसके बराबर होगा, फ्लूइड के प्रेशर इंटू एरिया ऑफ एफ, 2 इंटू एफ आर क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या कौन सी स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स। तो स्ट्रेस कौन सी है, स्ट्रेस है हुप स्ट्रेस जिसे हमने सिग्मा एच से दिखाया, इंटू एरिया किसका, रेजिस्टेंस एरिया। तो पी एरिया ऑफ फ्लूइड कितना था, ये था L इंटू डी, 2 टाइम्स सिग्मा एच। एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कितना था, L इंटू डी। तो L से हमने L कैंसिल आउट कर दिया, तो जो सिग्मा एच आया, अब ये फिगर मैं यहाँ पे इस फिगर को मैं रब कर दूंगा, मेरे किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो
यहाँ से जो हम निकालेंगे क्या, सिग्मा एच जो हमारी है हुप स्ट्रेस, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी पी डी बाय 2t, पी डी बाय 2t। क्लियर हो रही है बात, पी डी बाय 2t, ये आ गई हमारी सिग्मा एच। अभी हमने लैप जॉइंट बट जॉइंट जो लॉन्गिट्यूड, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन से फील करेगा ना यहाँ से, तो यहाँ जो जॉइंट लगा हुआ है, यहाँ जॉइंट लगा हुआ है बट जॉइंट। अभी हमने इस बट जॉइंट की एफिशिएंसी को कंसिडर नहीं किया है, अभी तो हमने दिखाया है ना। तो ये मेरी हुप स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। लिखेंगे लेट एफिशिएंसी ऑफ द बट जॉइंट, एफिशिएंसी, let efficiency of the butt joint या longitudinal joint भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ लैप जॉइंट से दिखाया एल जैसे, तो यहाँ बी जैसे दिखाएंगे। हमने कहा कि एफिशिएंसी जो है बट जॉइंट की वो है ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देखो फिर से वही कि अगर एफिशिएंसी हमारी बट जॉइंट की बड़ी कम है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा क्रिएट होगी, तो फिर ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो यानी कि जो इस केस में हुप स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, पी डी बाय 2t इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट जॉइंट। ये मेरा वो फॉर्मूला होगा जो एफिशिएंसी के साथ होगा, ठीक है। ये मेरा वो फॉर्मूला होगा जो एफिशिएंसी के साथ होगा। और फिर हम यहाँ कह सकते हैं इफ एफिशिएंसी ऑफ बट जॉइंट इज इक्वल टू 100% और 1, तब हम कह सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होगा हुप स्ट्रेस का वो क्या आएगा, वो ये आ जाएगा पी डी बाय 2t। क्लियर है, फॉर्मूला हमें ये ध्यान रखना है। यहाँ भी वही फिनोमेना वही होना है, फॉर्मूला आपने देख लिया, फिनोमेना वही होना है। यहाँ पे क्या होगा, देखो वही सीक्वेंस है, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से फ्लूइड का फोर्स बढ़ेगा, फ्लूइड का फोर्स बढ़ने की वजह से सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन में डायमीटर बढ़ेगा, डायमीटर बढ़ने की वजह से जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन होती है वो बढ़ेगी, और इसकी वजह से जो हुप स्ट्रेस है वो बढ़ेगी। क्लियर है, हुप स्ट्रेस है वो बढ़ेगी। यही हमारा सीक्वेंस होगा। देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी देख ली और हुप स्ट्रेस भी देख ली, दोनों के एक्सप्रेशन देख लिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो नोट पॉइंट हो सकते हैं, एक पॉइंट ये आ सकता है, यहाँ भी इस एक्सप्रेशन में क्या हमें लेंथ दिखाई दे रहा है, नहीं, तो हम यहाँ कह सकते हैं, हम यहाँ क्या कह सकते हैं पहले नोट पॉइंट में कि जो हुप स्ट्रेस होती है वो होती है ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। तो लेंथ का तो कोई रोल ही नहीं है, ना लॉन्गिट्यूडनल में ना हुप में, ठीक है। तो नोट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, तो हम नोट पॉइंट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, नोट लिखेंगे यहाँ पे, ठीक। नोट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, पहला कि जो हुप स्ट्रेस होती है, हुप स्ट्रेस यानी कि सिग्मा एच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ऑफ प्रेशर वेसल्स, सबसे पहली बात। सेकेंड पॉइंट वो ये है कि अगर आपकी एफिशिएंसी बट जॉइंट की जितनी ज़्यादा होगी उतनी मेरी हुप स्ट्रेस कम होगी, और ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, इसलिए हम बट जॉइंट की एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे। थर्ड पॉइंट यहाँ भी देखो, फॉर गिवन प्रेशर जो हुप स्ट्रेस है वो फंक्शन होगी d/t रेशियो का। तो d/t रेशियो जो है
वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें हूप स्ट्रेस को कम से कम रखना है। हमें हूप स्ट्रेस को कम से कम रखना है। समझ में आ गई बात बच्चों? ठीक है, तो हमने दोनों स्ट्रेस का डेरिवेशन देखा। अभी हमने थिकनेस नहीं निकलवाई है। थिकनेस निकलवाने के लिए हमें अब कुछ चीज़ें सीखनी है। पहले कुछ चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है, उसके बाद हम थिकनेस की बात करेंगे कि थिकनेस हम कैसे निकालें। ठीक है, अभी मैं आपको डिज़ाइन कराऊंगा इसका कैसे करते हैं। इजी है वो भी, वेरी इजी। ठीक है, देखो अब हमने यहाँ पर जो अब जरा काम की बात कर लेते हैं। क्या अभी तक तो ठीक था। हमें पता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मेरी आई वो आई PD/4T। मैं मान के चल रहा हूँ एफिशिएंसी 100% है। और जो मेरी हूप स्ट्रेस आई वो आई PD/2T। तो क्लियरली वी कैन से दैट हूप स्ट्रेस इज ग्रेटर देन दी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, क्योंकि इनका जो रेशो है इसको ध्यान रखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशो लेंगे तो कितना आ जाएगा। ये PD/2T है और ये है PD/4T। ठीक है, तो जो हूप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशो आया वो आया 2। ठीक, पहली बात तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। कंपटीशन में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कंपटीशन में आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमें पता लग गया क्या कि इन थिन प्रेशर वेजल्स की जो हूप स्ट्रेस होती है इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ऑब्वियसली उसका डिज़ाइन उसी में किया जाएगा। तो डिज़ाइन ऑफ थिन प्रेशर वेजल्स इज ऑलवेज अंडर दी हूप स्ट्रेस। ध्यान रखना, डिज़ाइन थिन प्रेशर वेजल्स का हमेशा किस में किया जाता है? हूप स्ट्रेस में, क्योंकि उसकी वैल्यू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज़्यादा होती है। और जो रेडियल स्ट्रेस होती है, थर्ड में आपको बताऊंगा नहीं, जो रेडियल स्ट्रेस होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रेशर के बराबर ही होता है। कहीं माइनस ले लेते हैं, वैसे माइनस ही होती है, कंप्रेसिव इन नेचर की होती है कि वैसे हमें कंप्रेसिव टेंशन से मतलब नहीं है। बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कम रहता है बहुत, इसको जानना ही नहीं है। रेडियल जो स्ट्रेस है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हूप स्ट्रेस है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट यहाँ पर एक और आ जाएगा क्या कि डिज़ाइन ऑफ थिन प्रेशर वेसल इज ऑलवेज अंडर दी हूप स्ट्रेस। क्लियर हो गई बात? डिज़ाइन हमेशा किस में किया जाता है? हूप स्ट्रेस में। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में डिज़ाइन नहीं होता, चेक तो उसे भी करते हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसा नहीं, कभी ऐसा मत बोलना कि जो थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेजल्स हैं वो सिर्फ हूप स्ट्रेस में फेल करते हैं। नहीं, ये दोनों में फेल माने जाते हैं, क्योंकि इधर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करती है और हूप स्ट्रेस भी एग्जिस्ट करती है। इट डजंट मैटर कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पर हम ये कहेंगे कि जो स्ट्रेसेस हैं वो दोनों ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन मेनली हूप स्ट्रेस में करते हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि हूप स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा। तो इसका मतलब ये जो थिकनेस है ये हम हूप स्ट्रेस में निकालेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में निकालेंगे? ये हम हूप स्ट्रेस में निकालेंगे। यही पॉइंट आपको समझाना था। ठीक है, यही पॉइंट आपको मुझे समझाना है। क्लियर हो गया? देख लेते हैं इसको भी, है ना। तो यहां पर एक नोट पॉइंट और लिख सकते हो कि थिकनेस इज ऑलवेज कंसीडर्ड इन केस ऑफ
हुप स्ट्रेस। ठीक है, क्लियर है। तो थिकनेस जो है, यहां पर एक नोट पॉइंट और लिख सकते हैं कि थिकनेस ऑफ थिन प्रेशर वेजल्स is always calculated by hoop stress। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं थिकनेस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। देखो फिनोमेना वही है बच्चों, क्या प्रेशर बढ़ाया जिसकी वजह से फ्लूइड का फोर्स बढ़ गया, फ्लूइड का फोर्स बढ़ा, डायामीटर बढ़ा तो जो हुप स्ट्रेन थी वो बढ़ गई, हुप स्ट्रेन की वजह से हुप स्ट्रेस बढ़ गई। ठीक है, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि जब बस्टिंग होगी किस पे, कि हम अब कहेंगे इफ हुप स्ट्रेस अगर हमारी लेस देन इक्वल टू है स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल, तो बस्टिंग विल नॉट अकर। लिखेंगे यहां पे बस्टिंग विल नॉट अकर। और अगर हुप स्ट्रेस ज़्यादा हो गई हमारी स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल से, तो बस्टिंग विल अकर। ध्यान रखना, बस्टिंग जो होगी वो हो जाएगी, बस्टिंग विल अकर। क्लियर है। तो हम कौन सी कंडीशन चलेंगे लेके, ये वाली कंडीशन। हम कौन सी कंडीशन लेके चलेंगे, ये वाली कंडीशन। ठीक है, देखो अब ध्यान से समझना बच्चों, हम कभी भी डिज़ाइन स्ट्रेंथ पे नहीं करते हैं। हम डिज़ाइन हमेशा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम स्ट्रेंथ से नीचे वाली स्ट्रेस पे डिज़ाइन करते हैं, जिसे परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं। रीज़न है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी तो चाहिए। तो यहाँ अगर हम परमिसिबल स्ट्रेस निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एन क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें कंसिडर करनी है। तो अब डिज़ाइन जब हम करेंगे तो डिज़ाइन कंडीशन क्या होगी हमारी, डिज़ाइन कंडीशन क्या होगी, डिज़ाइन कंडीशन ध्यान से समझ लेना। अब हम स्ट्रेंथ पे डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम डिज़ाइन करेंगे परमिसिबल स्ट्रेस पे। तो परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी, देखो हुप स्ट्रेस अगर मेरी परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर है या उससे कम है, तब मैं डिज़ाइन को सेफ मानूंगा। ये मेरी डिज़ाइन इक्वेशन होगी। ठीक, अब हुप स्ट्रेस, अब इसको मैं क्या लिखूंगा, परमिसिबल स्ट्रेस को। अब मैं इक्वल वाला निशान ले रहा हूं यहाँ पे। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी, परमिसिबल स्ट्रेस होगी स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक, हुप स्ट्रेस क्या है मेरी, हुप स्ट्रेस है PD बाय 2T इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट। इसको छोड़ना नहीं है बच्चों, PD बाय 2T इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट। चलो इक्वल का निशान मत लो, अभी आपको और अच्छा समझ में आएगा। लेस देन इक्वलिटी लेके चलो, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन इक्वल टू क्या, स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब हमें क्या चाहिए, हमें थिकनेस चाहिए ना, हमें थिकनेस चाहिए। तो थिकनेस के लिए क्या करें हम, थिकनेस इधर चली गई, ये इधर चला गया, तो T की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या होगा, T की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू PD इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय 2 इंटू स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट, इंटू एफिशिएंसी ऑफ बट ज्वाइंट। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। तो देखो यहां पर एक बात और समझ में आती है, क्या, कि जो हमारी थिकनेस है वो इससे
बराबर या इससे ज़्यादा रहनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये यहाँ से इससे कैलकुलेट हो जाएगी, ये डिज़ाइन हम कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है अभी भी। क्या प्रॉब्लम है कि इसमें हमने अलाउंसेस नहीं जोड़े हैं, क्योंकि थिकनेस में हमेशा अलाउंसेस रखने पड़ते हैं। सिलिंड्रिकल प्रेशर वेजल्स जो होता है उसमें अलाउंसेस के बिना काम नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें इसे मैन्युफैक्चर भी तो करना है, खाली ये थोड़ी ना कि ये निकाल दिया। अब इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलाउंसेस रखने पड़ेंगे। जो टी जो होगा हमारा बेसिकली होगा ग्रेटर देन इक्वल टू PDN अपॉन 2 इंटू स्ट्रेंथ यील्ड टेंसाइल एफिशिएंसी ऑफ बट जॉइंट प्लस क्या होंगे, प्लस अलाउंसेस। ये हमारा डिजाइन बना, ये डिजाइनर देता है। अलाउंसेस क्या है, इट इज गिवन बाय द डिजाइनर। ठीक है, ये गिवन होते हैं हमें। स्ट्रेंथ कहां से आ गई, ये टेंसाइल टेस्ट से आ गई। ये भी गिवन होता है, ये भी हमें गिवन होता है। ठीक है, क्लियर है। प्रेशर गिवन होगा कि कितने प्रेशर पे है। ठीक है, खेल है डाया और थिकनेस का। अब डाया जब तक पता नहीं चलेगा जब तक थिकनेस कहाँ पता चल जाएगी। तो डाया कैसे निकालते हैं आप सुनना। डाया जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं हूप स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, डाया जो होता है वो हूप स्ट्रेस वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, पहले वो हूप स्ट्रेस दे देगा कि इतनी स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो D/T का रेशो वहाँ से हम निकाल लेंगे। तो जब D/T का रेशो वहाँ से हम निकालेंगे तो वो एक वैल्यू आएगी, फिर उसको सेटिस्फाई करके हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये मशीन डिजाइन में आता है, मशीन डिजाइन में। और यहाँ बेसिकली थिकनेस नहीं निकाल पाओगे जब तक आपको डायमीटर नहीं पता। एक्चुअली D/T का रेशो वहाँ से पता है, D/T का रेशो हमें वहाँ से मालूम है। समझ में आ रही है बात। D/T का रेशियो हमें हूप स्ट्रेस से मालूम होता है। एक प्रोसीजर होता है, वो डिजाइनर क्या करता है कि हूप स्ट्रेस की वैल्यू दे देगा कि इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से हम D/T का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, एक D/T का रेशियो ये है और एक D और D का रेशियो ये आ जाता है। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, तो थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकालेंगे। तो एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये हो गया जो हमें ध्यान रखना है। एक क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास हो गया हूप स्ट्रेस का, क्या PD/2T, ये हमें ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल का, ये हमें ध्यान रखना है PD/4T। और दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2। हूप स्ट्रेस ज़्यादा होती है। ठीक है, हूप स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो भी समझ में आया होगा, हूप स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी समझ में आया होगा, एफिशिएंसी का क्या रोल होता है जॉइंट्स में वो भी समझ में आया होगा, और फाइनली आपको थिकनेस कैसे निकाल ली जाती है वो भी समझ में आया होगा। क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली 3 डायमेंशंस प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक सर्कमफ्रेंशियल डायरेक्शन और एक रेडियल डायरेक्शन है। तो ये जो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम होती है उसको हम 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम बनाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ रेडियल जो स्ट्रेस होती है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा कम होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके फिर हम स्ट्रेस एट अ पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट निकाल के स्ट्रेस एट अ पॉइंट को डिफाइन करते हैं, फिर उसमें स्ट्रेसेस निकालते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या है, फिर सारे फॉर्मूले हम लगाते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि वो कैसे करते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई हों। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।